नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग बेरोजगार जो हमारे साथी हैं वो लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों की 1455 पदों पर रिजेक्शन लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। 18 नवंबर 2024 को रिजेक्शन लिस्ट आती है और वो जो रिजेक्शन लिस्ट आती है उसमें साथियों लगभग जीएनएम फीमेल के 89 कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्ट मतलब कि संशोधन के लिए कहा गया है, उनको टाइम दिया गया है 30 नवंबर तक का। उनके इनकम्प्लीट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स। जीएनएम फीमेल की बात कर रहा हूँ, 89 कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, 34 फीमेल कैंडिडेट्स हैं बीएससी नर्सिंग की, जिनके फॉर्म इनकम्प्लीट हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे और अभी तक नहीं किए हैं उन्होंने, तो उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है। इसी तरीके से जीएनएम मेल की बात करूं, 30 कैंडिडेट्स जीएनएम मेल के हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। और बीएससी नर्सिंग मेल की बात करूं तो 13 कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग मेल हैं। टोटल 116 कैंडिडेट हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों, ये सरप्राइजिंग है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। पिछली बार लगभग ऐसा ही कुछ आंकड़ा था, 90 कैंडिडेट समथिंग ऐसी थे। और जब बाद में रिजेक्ट लिस्ट आई थी तो, क्योंकि रिजेक्ट लिस्ट कब आती है, रिजेक्ट लिस्ट आती है या तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा है या उसके एक दिन बाद। तो उससे पहले जो 4 दिन पहले जो लिस्ट आई थी उसमें जो 90 लोग थे, लगभग वही लोग कैंडिडेट वहाँ पर भी थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट नहीं कर पाए थे। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, लगभग 24-25 लोग ऐसे हैं जिनको एनओसी जिन्होंने सबमिट नहीं की है। इतने कैंडिडेट एनओसी की वजह से बाहर हो सकते हैं, इनको एनओसी नहीं मिली है। बाकी और जो कैंडिडेट हैं उनका जो उनका रजिस्ट्रेशन था वो उन्होंने रिन्यू नहीं किया है, और भी बहुत सारे मुद्दे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ऐसे वो कौन से लोग हैं, ऐसे कहाँ सोए हैं वो, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया और वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। तो मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ साथियों, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वीडियो बनाता रहता है, कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनाता रहता है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच सके। और नर्सिंग प्रोफेशन में जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं वो रिन्यू भी होता है, हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके, मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनाता है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। जब फील्ड में काम करने का वक्त था हमने वो भी किया, जब तक भर्ती नहीं निकली थी हमने लगातार फील्ड में काम किया। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग शायद नहीं जानते होंगे मैंने काम किया है या नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग मुझे जानते होंगे जिन्होंने मेरे साथ काम भी किया होगा कि मैंने काम किया है या नहीं किया है। आज की डेट में हालांकि सभी लोग का ये मानना है कि बबलू ने कोई काम नहीं किया है, भर्ती जो है वो बबलू ने नहीं करवाई है या फिर जो भी है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ भर्ती मैंने करवाई है, लेकिन संघर्ष किया है, मैं ये कह रहा हूँ। और संघर्ष की शुरुआत हमने ही की थी। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2016 में देख लीजिए, 17 में देख लीजिए, 18 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, 20 में देख लीजिए, कितने लोगों ने जो है विज्ञप्ति निकलवाने के लिए जो है संघर्ष किया। देहरादून में शैलेश राणा, रोहित रावत, चंद्रकार भट्ट, ये लोग काम करते थे। नाम लेने में गुरेज नहीं होना चाहिए। ये मैं 2020 से पहले की बात बता रहा हूँ, जो लोग काम करते थे 2016 से लेकर 2020 तक के बीच की बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो खैर 2021 से तो बहुत सारे संगठन आ गए। और इधर एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन कुमाऊं में काम करता था। तो साथियों, ये जो रिजेक्शन लिस्ट कहेंगे, मुझे लगता नहीं कि इतने लोग जो एनओसी जिनसे मांगी गई, जिन्होंने सबमिट नहीं किया, अब उनको एनओसी मिल जाएगी। इतने लंबे समय तक नहीं मिली तो अब आप खुद सोचिए कि अब मिल जाएगी, ये क्या श्योरिटी है। दूसरा, लगभग अगर पिछली बार की तरह देखा जाए तो 116 लोग में से गिने चुने कुछ लोग अंदर होंगे, बाकी लोग मुश्किल लगता है। तो इतने लोग और अंदर आ सकते हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन भी है और उनके लिए नेगेटिव साइन भी है। जिन्होंने अपने फॉर्म या फिर जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे, कहीं ना कहीं उनको भी समझना चाहिए कि उनकी जो हीला हवाली है, जो उनकी लापरवाही है, उसी का नतीजा है कि आज उनका ये यहाँ पर नाम आया है। उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी।
हम पूरी कोशिश यही करते हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हर किसी को अवेयर करने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि रिन्यूअल के लिए जो है कितना फ़ीस चार्ज लगता है, कितनी फ़ीस लगती है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें पता ही नहीं था, तो मैंने कहा भी कि मेरे चैनल पर वो वीडियो ही पड़ा है। अगर आपने मेरे चैनल पर वो वीडियो देखा होता तो शायद आज आपके साथ ये परेशानी नहीं आती। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसे भी कॉल आया था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम जो हैं अदर स्टेट के हैं, हमारा ऐसा है वैसा। तो देखिए, चिकित्सा चयन बोर्ड पूरी बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देख रहा है और वहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हैं बहुत बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं, हर एक चीज़ पर बहुत सॉलिड तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। सभी कुछ बहुत तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही किसी का नाम दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये लिस्ट जारी की है तो कहीं ना कहीं इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी और इनको मौका पहले भी दिया गया था, उसके बाद भी अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो इनको एक मौका फिर से दिया जा रहा है। एक मौका तो तभी दिया जाता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि इतने तारीख तक आप जमा कर दो, उसके बाद भी अगर आप जमा नहीं कर रहे हो तो फिर ये एक मौका और दे दिया गया है। अगर यहाँ पर भी आप जमा नहीं कर पाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपका जो है इस सिलेक्शन लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा और रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा वैसा ये वो, तो प्लीज़ जो प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं उसका कम से कम विरोध ना करें, कोई भी हो। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जब देहरादून आए तो आपने बाकी संगठनों को क्यों नहीं बताया। मैंने इंडिविजुअल सबको मैसेज किए, सभी को मैंने इन्फॉर्म किया और फ़ोन भी किए, मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश की थी लेकिन जब मुझसे बात ही कोई करने को तैयार नहीं था तो मैं क्या करता बताइए। और कोई मेरे साथ अगर आ रहा है, मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं देहरादून में खड़ा हूँ और मैं देहरादून में अगर चिकित्सा चयन बोर्ड के आगे खड़ा हूँ और कोई मेरे साथ आकर खड़ा हो रहा है कि हाँ हम भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मैं कैसे उसको भगा दूँ। तो इस तरह की प्रवृत्ति मेरी नहीं है कि मैं किसी के साथ गलत बिहेवियर करूँ और उसको भगा दूँ, इस तरह का नेचर मेरा नहीं है। जो मेरे साथ खड़ा हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि जो मेरे साथ खड़ा हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा है और जो मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है वो बुरा है। ठीक है, आप किसी के साथ भी खड़े रहो, मैंने कभी किसी संगठन का विरोध नहीं किया। आप लगातार, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी कहता हूँ कि जो भी काम कर रहा है वो प्रोफेशन के लिए ही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने कभी भी किसी संगठन का विरोध नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देहरादून जब हम गए तो हमारा विरोध हो गया तो थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि कोई भी चिकित्सा चयन बोर्ड जा सकता है, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल किसी के नाम पर नहीं लिखा गया है कि सिर्फ यही लोग जाएंगे बाकी लोग नहीं जाएंगे। कोई भी चिकित्सा चयन बोर्ड जा सकता है, कोई भी जानकारी ले सकता है, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं आनी चाहिए। इस तरह से काम नहीं चलता है। मेरा राइट भी है, आपका राइट भी है, सभी का राइट है। चिकित्सा चयन बोर्ड में जाकर हम अधिकारियों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ये तो अच्छी बात है। हम जा रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है, आप लोग जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और क्योंकि आप लोकल के हैं, आप ज़्यादा बार जाते हैं, हम लोकल के नहीं हैं, हम कम जा पाते हैं, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं आनी चाहिए। नाराज़ होना गलत है। और एक बात और कहूँगा, मैंने कभी इस तरीके से नहीं कहा कि आप देहरादून वाले नैनीताल हाई कोर्ट में केस की हेयरिंग में क्यों नहीं आते हैं। मुझे पता है भाई, नैनीताल हल्द्वानी के नियरेस्ट है, हम लोकल के लोग हैं, हम जा सकते हैं। अब मैं कहूँ भाई उत्तरकाशी वाला क्यों नहीं आ रहा है या फिर देहरादून वाला क्यों नहीं आ रहा है, तो बेवकूफ़ों वाली हरकत हो गई। फिर तो लोग भी मुझे कहेंगे बेटा पागल हो गया अब ये, है कि नहीं है। क्योंकि ठीक है, मैं लोकल का हूँ तो मुझे भाई कम पैसा लगेगा, शाम को मैं अपने घर आ सकता हूँ। लेकिन देहरादून वाला अगर आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। दूसरा, उसको रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की, हर एक चीज़ उसको देखनी पड़ेगी, तो उसका अच्छा खासा पैसा खुल जाएगा। 4 लोग आएंगे तो आप सोचिए कम से कम एक आदमी का 2000 रुपये खर्च होता ही है, तो 8000 रुपये चाहिए मिनिमम, बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब 2 से 3000 रुपये लगता ही लगता है। तो इंसान सोच समझ के काम करता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके कोई भी चीज़ कर ले। और इतनी बार दूर का आदमी, चाहे वो उत्तरकाशी का है, पिथौरागढ़ का है, हल्द्वानी के हैं, देहरादून नहीं आ सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आदमी आता है। या फिर अगर नैनीताल आने की बात कहें तो इतनी बार उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़ का व्यक्ति नहीं आ सकता है नैनीताल। हाँ, लोकल का व्यक्ति जा सकता है, हल्द्वानी का व्यक्ति जा सकता है, रामनगर का जा सकता है, भीमताल, भवाली, यहाँ के लोग जा सकते हैं। अल्मोड़ा का व्यक्ति भी नहीं आ सकता, उसका भी क्या होता है, एक दिन में नहीं होता अप डाउन,
उसको 2 दिन लग जाते हैं, फिर रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें चीज़ें भी समझनी चाहिए। चिकित्सा चयन बोर्ड कोई भी जा सकता है, कोई भी जानकारी मांग सकता है, नाराज़ होने वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा, अगर मेरी किसी भी वीडियो से किसी को बुरा लगता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं, किसी को बुरा भला कहने का नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशन के लिए काम करना चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए। जो काम कर रहा है आप क्रेडिट उसको दीजिए, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने भर्ती के लिए कोई काम नहीं किया है। जिसने किया है आप उसको क्रेडिट दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, हाँ हम भी संघर्ष में थे। 2016 से शायद हम आपके पीछे ही थे, आप आगे थे, हम पीछे थे। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई नौकरी की है। हमें नौकरी से मतलब होना चाहिए, क्रेडिट से मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। और फिर से एक चीज़ कहूँगा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, हाँ अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों तक जानकारी देने के लिए। तो इसको अदरवाइज़ ना लिया जाए, इस पे नाराज़ ना हुआ जाए कि यूट्यूबर है। मैंने कभी नहीं कहा मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन गलत तरीके से इन चीज़ों को अगर पेश किया जाएगा तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं है। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप वीडियो डाला कीजिए, वीडियो के माध्यम से आप जानकारी दीजिए, अच्छी जानकारी देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो देनी चाहिए जानकारी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जिन लोगों को अच्छा लगता है मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। जिनको नहीं लगता है वो तो देखते ही नहीं होंगे। तो जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, और आगे भी मैं बनाता रहूँगा उनके लिए वीडियो। उनको आगे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ऐसे नहीं है कि किसी 2-4 लोगों के कहने से मैं रुक जाऊँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, जब तक जो मेरे वीडियो देखने वाले मुझे कहेंगे कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं तब तक दूंगा। जिस दिन मेरे व्यूवर्स मुझे कह देंगे कि आप वीडियो मत बनाना, आप बेकार वीडियो बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बेकार दे रहे हैं, तो उस दिन से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आगे भी साथियों मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, आगे भी इसी तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।